Hello students, in this video we'll discuss chapter number 14 Major Agencies of the United Nations। बेटा इस चैप्टर में हम लोग यूनाइटेड नेशंस की मेजर एजेंसीज को डिस्कस करेंगे जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन को इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा जो यूनाइटेड नेशंस है वो अपनी डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू ऑपरेट करता है। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जिसके थ्रू ही ये अपने काम को कंप्लीट करता है या ऑपरेट करता है। ये जो एजेंसीज़ हैं ये सोशल डेवलपमेंट की बात करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट है उसको बनाती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है उसके ऊपर काम करती हैं और बेसिकली ये कहाँ काम करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बेटा हर एजेंसी का एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है और वो उसी एजेंडे को फॉलो करती है वर्ल्ड वाइड। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ की कंडीशन को देखना, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है, वैक्सीनेशन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पोलियो एराडिकेट हुआ है कि नहीं, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही काम करेगी, हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का, ठीक है। आंगनवाड़ी वाला जो प्रोग्राम वगैरह होता है जो बच्चों के लिए है उसको यूनिसेफ लेके आया था, ठीक है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भी ये आंगनवाड़ी चल रही है वो लाने का काम किसने किया है, यूनिसेफ ने किया है। तो मतलब हर एक एजेंसी का एक स्पेशलाइज्ड काम होता है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंडा होता है, वो उसी को पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। जो मेन फंक्शंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ के उन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा किसको, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड को, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। बेटा इसका फुल फॉर्म वो नहीं है जो मैंने अभी पढ़ा, इसके फुल फॉर्म को मैं आप पढ़ूंगी। देखो क्या है, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म ओरिजिनली यही था क्या, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। बाद में बदल के ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हुआ। पता है आपको कब हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ फिर से रिपीट करो बेटा, क्या फुल फॉर्म है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसे क्रिएट कहाँ पर किया गया था, यूएन की जनरल असेंबली में। कब किया गया था, 1946 में। क्यों क्रिएट किया गया था बेटा, देखो आप सबको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था ये कब ख़त्म हुआ था, 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 में जितना डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा वो इसके पहले कभी नहीं देखा था। इस टाइम में बहुत सारे बच्चों को बेसिक नीड आ गई थी कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेजरली सफ़र कर रहे थे, इसलिए 1946 में यूएन जनरल असेंबली में यूनिसेफ को बनाया गया। क्यों बनाया, तो बेटा अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्यों 1946 में हमने बनाया था यूनिसेफ को। क्यों बनाया था भाई, पोस्ट वॉर यूरोप में जो बच्चे थे उनकी इमरजेंसी नीड्स को पूरा किया जा सके, उन्हें हेल्प की जा सके, इसलिए 1946 में बनाया गया था यूनिसेफ को। अब बेटा वर्ल्ड वॉर 2 तो 1945 में ख़त्म हो गया, कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब यूनिसेफ का काम तो ख़त्म है ना, यूनिसेफ का काम तो ख़त्म। पर ऐसा नहीं किया गया, यूनिसेफ को कंटिन्यू रखा गया। 1950s में इसके प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया और कहा गया कि भाई आप चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए काम करते रहें जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। फिर से ध्यान से सुनो, देखो बेटा 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया ख़त्म, हमने कोई वर्ल्ड वॉर 3 तो देखा नहीं, मतलब 1946-47 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। 1950 में इसके प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज बेनिफिट टू चिल्ड्रन। बच्चों को लॉन्ग रेंज में बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इसको कंटिन्यू रखा हमने, और बेसिकली इसका फोकस किस पे था, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे था। बाद में बेटा इसके नाम को भी चेंज कर दिया गया। हुआ क्या, 1953 में इसके नाम को भी हमने बदल दिया। क्या कर दिया अब इसका नाम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड।
अब अगर आपसे आज करंट सिनारियो में कोई आपसे यूनिसेफ की फुल फॉर्म को पूछे तो क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। हाउएवर पर भी हमने बेटा इसके एक्रोनिम को चेंज नहीं किया, इसका एक्रोनिम अभी भी यूनिसेफ ही है, एक्रोनिम अभी भी यूनिसेफ ही है। अदरवाइज क्या हो जाना चाहिए था? UN, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ऐसा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, एक्रोनिम वही रखा है यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ को गवर्न करता है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 36 मेंबर्स हैं। यूनिसेफ को गवर्न करता है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसमें 36 मेंबर्स हैं, जो रिव्यू करता है यूनिसेफ की एक्टिविटीज़ को, जो अप्रूव करता है इसकी पॉलिसीज़ को। देखो बेटा, हमारे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ हैं, इसमें से हर कंट्री की नीड एक जैसी नहीं है। कहीं पर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर बच्चों को कोई और प्रॉब्लम है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग है, कोई डेवलप्ड है, तो एक जैसी प्लान्स और पॉलिसीज़ तो काम नहीं कर सकती हर कंट्री में। तो ये जो 36 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाने की बात भी करता है, ठीक है। यूनिसेफ के जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है ना, रिलेटेड टू चाइल्ड, उनकी पॉलिसीज़ को अप्रूव भी यही 36 मेंबर्स का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो करता है। क्लियर है? तो इनका बजट हुआ, इनकी पॉलिसीज़ हुई, इनके प्रोग्राम हुए, इनकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इसको रिव्यू करने का, अप्रूव करने का काम यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है जिसमें 36 मेंबर्स हैं। अब हम हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे बेटा। तो जो यूनिसेफ है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क एंड हैज़ मोर देन 200 ऑफिसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बेटा बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं। कितने ऑफिसेज? 200 ऑफिसेज हैं। और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क। और 200 से ज़्यादा ऑफिसेज है कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बेटा अब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। किसके ऑब्जेक्टिव? यूनिसेफ के। तो बेटा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिसेफ का वो इतना ही है कि बच्चों का कल्याण कैसे किया जाए, कैसे बच्चों को डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाएं कि वो हेल्दी रहें, है ना, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन हर कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बेटा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में चिल्ड्रंस के वेलफेयर को देखना ही किसका काम है? यूनिसेफ का। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ इज़ टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस वेलफेयर, और स्पेशली कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब बेटा ये कैसे करेगा यूनिसेफ? तो बेटा ये लो कॉस्ट में कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है मम्मियों को भी और छोटे बच्चों को भी, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। कितनी बार हम देखते हैं बेटा कि मदर हेल्दी नहीं होती तो उससे जो बच्चा पैदा होता है वो भी हेल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि हमें मदर को भी हेल्दी बनाना है सो दैट शी कैन हैव हेल्दी चाइल्ड। मेरी बात सुनो बेटा, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो थ्रू आउट 9 मंथ उसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन्स की, जैसे फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी आंगनवाड़ी से मम्मियों को, मतलब जो होने वाली मम्मी है उसको सप्लाई किया जाता है, उसको दिया जाता है, उसको पूरा बताया जाता है कि आपको आयरन कब खाना है, कैल्शियम कब खाना है, फोलिक एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब हेल्दी मदर होगी जब भी तो हेल्दी बच्चा होगा। तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्रॉपर बनाया जाए, उसकी टेक केयर की जाए, इसलिए इन्होंने लो कॉस्ट में कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को स्टार्ट किया है। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी आंगनवाड़ीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए फूड पैकेट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, खिचड़ी के पैकेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, मिल्क पाउडर वगैरह अवेलेबल होता है। तो उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखा जाए। बेटा देखो, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं तब से लेकर के 2-2.5 साल तक आपको बहुत सारे वैक्सीनेशंस लगाए जाते हैं, जिससे हम बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ हैं जो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट हो सकती हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। जैसे पोलियो को ख़त्म करना है, तो जब आप छोटे छोटे बेबी होते हैं तब से हम आपको पोलियो पिलाना चालू करते हैं। तो जब तक आप बड़े हो जाते हो तब तक पोलियो पिलाते रहते हैं ना। कितनी बार बूथ पे जाकर आपको पिलाना होता है, फिर देखते हैं कि वो दीदी जो होती है आंगनबाड़ी वाली भी, वो अपने घरों तक आके बच्चों को पिला के जाती है। तो ये सब काम किसका ही है? यूनिसेफ का है। नहीं है यूनिसेफ का काम, यूनिसेफ ये कर रहा है बेटा, सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कर रहे हैं। अब हम फंक्शंस
बेटा अब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिसेफ है ये बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा बेसिक एजुकेशन सबको मिले, सैनिटेशन सबको मिले, औरतों का डेवलपमेंट हो। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में विमेन डेवलपमेंट की बात ये करता है, सैनिटेशन साफ़ सफाई की बात ये करता है, जो बेसिक एजुकेशन है मूलभूत शिक्षा है उसकी बात करता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, प्राइमरी हेल्थ केयर आप सबको मिले, इसका काम कौन करता है? यूनिसेफ, ठीक है। जो मेन फंक्शन है यूनिसेफ के, आप ब्रॉडली उन्हें इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है वो ये है कि यूनिसेफ बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है, जिससे ये सरवाइव कर पाएँ, हेल्दी रहें और वेलबींग भी इनकी रहे, खुशी खुशी जीवन हो, हेल्दी हो, प्रॉपर तरीके से सरवाइव करें। और ये करने के लिए ये इंडिविजुअल्स, सिविक ग्रुप्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सब का कोऑपरेशन लेता है। मतलब सबके कोऑपरेशन से इसका मेन मोटिव होता है कि बच्चों को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई, है ना, प्रॉपर मेडिसिन इनके लिए अवेलेबल हो, न्यूट्रिशनल डाइट इनके लिए हो। तो इस सब के ऊपर भी काम कौन करता है? यूनिसेफ। जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो सरवाइव करे, हेल्दी रहे और उसका कल्याण होता रहे, वेलबींग रहे, ये यूनिसेफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। फिर बेटा ये फंड्स प्रोवाइड करता है पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। जितने भी वर्कर्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए फंड से प्रोवाइड कराता है। टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, न्यूट्रिशनिस्ट को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड कराता है। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बेटा हम बोलते हैं ना वैक्सीन लगाओ, अभी आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा। तो वैक्सीनेशन आपको हर टाइप के दी जाए जिससे फ्यूचर में आपको कोई ऐसे डिसीज़ ना हो जिसे हम प्रिवेंट कर सकते थे। इसका पूरा कोशिश कौन करता है? यूनिसेफ। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज़, जिन डिसीज़ को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में जितना इम्यूनाइजेशन आपको दे सकते हैं उतना यूनिसेफ देने की कोशिश करता है। ये लीडिंग गोल है यूनिसेफ। बेटा नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल सप्लाईज प्रोवाइड करा रहा है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है और दूसरे जो एड्स हैं वो भी दे रहा है। अब भले ही टेक्स्ट बुक बनाने के लिए पेपर देने की बात हो, ठीक है, मेडिसिन देने की बात हो, हेल्थ क्लिनिक्स में जो इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो देने की बात हो, पाइप्स देने की बात हो, पंप देने की बात हो, जिससे हम बच्चों तक क्लीन वाटर पहुंचा सके, जो जैसे बन पड़ता है वैसे यूनिसेफ हेल्प कर रहा है। टेक्निकल सप्लाईज दे रहा है, इक्विपमेंट्स दे रहा है, दूसरे एड्स दे रहा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक बनाने के लिए पेपर दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, हेल्थ क्लिनिक्स में जो इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो दे रहा है, पाइप दे रहा है, पम्प दे रहा है कि भाई कुछ भी करो पर अच्छी फैसिलिटीज़ दो बच्चों को। फिर बेटा जो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उन्हें भी यूनिसेफ असिस्ट करता है कि आप इस तरीके से प्लान करो, इस तरीके से डेवलप करो, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। किस फील्ड में? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में। कितनी बार हम लोग देखते हैं आज भी इंटीरियर रूरल एरियाज़ में जो विमेन है वो इतनी अवेयर नहीं है, उन्हें नहीं पता है क्या खाना है, क्या पीना है, न्यूट्रिशियस डाइट क्या होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में कुछ बच्चे अनहेल्दी बॉर्न होते हैं। तो ऐसे बच्चे ना हो, इसलिए मम्मी को गाइड करना, मतलब होने वाली मम्मी को गाइड करना, चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान रखना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, क्लीन वाटर अवेलेबल कराना, सैनिटेशन साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये काम किस तरीके से हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को यूज़ करके कैसे लोकल सरकारें ये सब कर सकती हैं, इसके लिए भी यूनिसेफ उन्हें गाइड करता है। बेटा जब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, सुनामी आ जाए, सिविक स्ट्राइफ हो जाए, दो ग्रुप आपस में लड़ने लगें, सिविल वॉर हो जाए या कोई महामारी आ जाए, एपिडेमिक लाइक कोरोना, इस पर्टिकुलर टाइम में भी बच्चों को और मम्मियों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके जो मदर हैं, उन्हें भी हेल्प करना, है ना। ये सारी इमरजेंसी के टाइम, अब इमरजेंसीज़ में हमने क्या पढ़ा भाई, कई बार नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, सुनामी, ड्रॉट, फ्लड, इसमें दो ग्रुप्स जो एक कंट्री के हैं वो लड़ने लग जाएं या कोई एपिडेमिक महामारी आ जाए, तो इसमें भी यूनिसेफ ध्यान रखता है कि भाई बच्चों को और मम्मियों को कैसे मुझे बचाना है।
यूनिसेफ की बेटा पूरी कोशिश है और यूनिसेफ पूरा एफर्ट लगा रहा है जिससे कि वो प्रिवेंट कर पाए उन डिसीज़ेज़ को जो वो रोक सकता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, मलेरिया, आई डिसीज़ेज़, स्किन डिसीज़ेज़। मतलब यूनिसेफ की पूरी कोशिश है कि भाई जितनी बीमारियां हम रोक सकते हैं उतनी तो हम रोकें। तो इन्होंने किस किस को रोकने के लिए काम किया? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, आई डिसीज़ेज़ एंड स्किन डिसीज़ेज़। बेटा जो यूनिसेफ है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। ये अकेली एजेंसी है बेटा बच्चों की पूरी दुनिया में। अगर चाइल्ड पे फोकस करने की बात करें तो ये सोल एजेंसी है जो चिल्ड्रन की बात करती है। ये चिल्ड्रन के बिहाफ पर बात करती है, चिल्ड्रन के व्यू पॉइंट को सामने लेकर आती है और अपहोल्ड करती है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है। अच्छा, ये जो है ना बेटा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल हर मैटर पे बात होती है बच्चों के। तो ये जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है इसको अपहोल्ड करने का काम, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ को बेटा नोबेल प्राइज़ मिला है पीस के लिए। कब? 1965 में यूनिसेफ को नोबेल प्राइज़ मिला है 1965 में पीस के लिए। ऐसे ही इंदिरा गांधी प्राइज़ भी मिला है, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस भी इन्हें मिला है 1989 में। तो यूनिसेफ एक अकेली बॉडी है जो बच्चों के लिए बात कर रही है, बच्चों के व्यू पॉइंट को सामने लेके आ रही है, बच्चों के बिहाफ पे बात करती है, साथ ही अपहोल्ड करती है कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारा वर्क कर रही है, काम कर रही है। इसे नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का 1965 में और 1989 में इसे इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस मिला हुआ है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, WHO को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को बनता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पर ये किसके लिए काम करती है? हेल्थ के लिए। जैसे यूनिसेफ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है, वैसे ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में लोगों की हेल्थ के लिए काम करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो हेल्थ के ऊपर काम करती है। ये बनी थी 7 अप्रैल 1948 को, जब 26 मेंबर्स जो थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया। जब 26 नेशन ने यूनाइटेड नेशंस के जो 26 मेंबर्स थे उन्होंने जब WHO के कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया, उसी दिन बना क्या? हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आप सबको पता ही होगा कि हम अप्रैल 7 को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। हर साल हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। जितना संभव हो उतनी ज़्यादा अच्छे लेवल की हेल्थ हम हर लोगों के लिए अटेन कर पाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए हमें किस चीज़ को अटेन करना है, किस चीज़ को अचीव करना है? हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करते हो? हेल्थ इज़ डिफाइंड इन WHO's कॉन्स्टिट्यूशन एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। हेल्थ मीन्स वॉट? द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डिसीज़ ना हो, कोई इन्फॉर्मिटी ना हो, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ नहीं दुख रहा है, मेरा पैर नहीं दुख रहा है तो मैं हेल्दी हूँ। हेल्दी का मतलब कंप्लीट वेलबींग, मेंटली, फिजिकली फिट। क्लियर है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव था नहीं है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव करना, अटेन करना। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली about free from diseases or infirmity, it's about complete well-being। आपको पूरी तरह स्वस्थ के साथ मेंटली फिजिकली हैप्पी भी रहना है, वेल रहना है। इसी को क्या माना गया? हेल्थ। किसके अकॉर्डिंग? WHO। अब बेटा अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो जो हेडक्वार्टर्स है WHO का वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर्स है। अब बेटा हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।
तो जो WHO है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हम वन बाय वन ये सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि भाई अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करो, बढ़िया तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, है ना, स्पेशली मैन पावर, मतलब आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स वगैरह हो, ग्राउंड स्टाफ हो, कि भाई अगर कभी रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हों। क्लियर है? इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों, इंडिविजुअल और कम्युनिटी को प्रॉपर सर्विसेज देना आपका ही काम है। तो बेटा WHO हेल्प करता है कंट्रीज़ को कि भाई अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करो, स्पेशली मैन पावर को, इंस्टीट्यूशन को, जो इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को सर्विसेज दे पाए। बेटा ये जो WHO है ये इम्पॉर्टेंट ड्रग्स देता है कंट्रीज़ को मेडिकल केयर के लिए। WHO ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिससे कि वो बच्चों को इम्यूनाइज करेगा 6 मेजर डिसीजेस से। वो 6 डिसीजेस कौन सी हैं? मिल्सीसिस, डिप्थेरिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, वुफिंग का। बेटा इसको मीजल्स बोलते हैं, ये मैंने गलत पढ़ा था, ध्यान रखना, मीजल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स देता है मेडिकल केयर के लिए, बहुत सारी कंट्रीज़ को इंपॉर्टेंट ड्रग्स देने का काम करता है WHO ने इम्यूनाइज करने के लिए, बच्चों को इम्यूनाइज करने के लिए प्रॉपर प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वो भी 6 मेजर डिसीज़ेस को ध्यान में रखते हुए। वो 6 डिसीज़ेस हैं। मीजल्स, मैंने अभी इसको गलत पढ़ा था, ध्यान रखना बेटा, मीजल्स, डिप्थेरिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और वुफिंग कफ। एक प्रोनाउंसिएशन मुझसे प्रॉपर नहीं हुआ था ये वाला, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है ना, मीजल्स। भाई WHO का एक काम है कि वो रिसर्च को प्रमोट करे। इट प्रमोट रिसर्च टू क्योर एंड प्रिवेंट डिसीजेज। जो आने वाले टाइम की बीमारियां होंगी, जो भी बीमारियां चल रही हैं, ठीक है, जैसे कोरोना वगैरह आया था, तो उसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं, उसकी बात भी ये करता है कि भाई ऐसा कुछ नया आ गया तो क्या करेंगे हम। ये प्रमोट करता है रिसर्च को, जिससे कि हम ठीक कर पाए, प्रिवेंट कर पाए डिसीज़ेज़ को। जैसे कि इसने अरेंज किया है कि भाई कैंसर के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करो, हार्ट डिसीज़ेज़ के लिए काम करो। लेबोरेटरीज़ में बहुत सारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिससे हम उन डिसीज़ेज़ को पकड़ पाएँ, है ना, जिससे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉज करते हैं ये फॉलोइंग डिसीज़ेज़ को, तो ये रिसर्च को प्रमोट करता है क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिसीज़ेज़ को क्योर किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। जैसे कि ये अरेंज करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैंसर, इन्वेस्टिगेशन फॉर हार्ट डिसीज़ेज़, कहाँ पर, लेबोरेटरीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिससे कि हम उन ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकें जिनकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। ये वैक्सीन को इम्प्रूव करने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है, रिसर्च वर्कर्स को ट्रेन कर रहा है, नई नई रिसर्च की बात करता है। और बेटा यूनिसेफ काम कर रहा है जिससे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब तक पहुंचाया जा सके, वेस्ट डिस्पोजल को प्रॉपरली किया जा सके, एडिकेट वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर तरीके से आप वेस्ट को डिस्पोज कर पाएँ, सबके घरों में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो। जो डिकेड 1981 से 1990 तक था, उसे डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड। बेटा अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई किस डिकेड को हमने कहा था डिकेड फॉर इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, तो आप क्या कहेंगे? वो टाइम जो 1981 से चालू होकर के 1990 पे ख़त्म हुआ, इसी को हम कहते हैं, इसी को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड। ये ऑर्गेनाइज़ करता है कॉन्फ्रेंसेस को, सेमिनार्स को। WHO बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करता है, और हेल्थ केयर पर्सनल को ट्रेनिंग देता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। इसका एम है बेटा कि जितनी भी बीमारियों से लड़ा जा सकता है उनसे लड़ा जाए, ठीक है, इनको स्प्रेड होने से, मतलब फैलने से रोका जाए। तो WHO का एम है कि हमें डिसीज़ेज से फाइट करना है, बीमारियों को फैलने से रोकना है, मलेरिया को पूरी तरह ख़त्म करना है। मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है पूरी दुनिया में, ये दुनिया का बिगेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है। और बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही
स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करता है फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की स्ट्रेंथ क्या होगी, प्योरिटी क्या होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड ये डिफ़ाइन करता है। इवन जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी मेडिसिन्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ और प्योरिटी को डिफ़ाइन करना, उनके स्टैंडर्ड्स देना भी किसका काम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, कौन, WHO स्पेशल एफर्ट लगाता है जिससे डायरियल डिसीजेस से कॉम्बैट किया जा सके। बेटा वर्ड कॉम्बैट है, इसका मतलब फाइट करना ही हो सकता है। विच आर नोन एज किलर ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला डेडली किलर है डायरियल डिसीजेस। यंग चिल्ड्रन भी इससे मारे जाते हैं। तो इससे कॉम्बैट कैसे किया जाए, डायरियल डिसीजेस से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स कर रहा है WHO कि भाई छोटे छोटे बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में तो ये मौत का कारण बन जाता है, तो इसे कैसे रोका जा सके। ये मतलब WHO बहुत सारे हेल्थ जनरल को पब्लिश करता है, जैसे बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पब्लिक हेल्थ पैनोरामा, जिससे कि हेल्थ कॉन्शियसनेस आए लोगों के मन में। So student, I'm Anidhi here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.